नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके, करंट अफेयर तथा इंग्लिश के जो भी वर्ड प्राप्त हुए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। आज यहां पे बात करें तो इंग्लिश के 7 से 8 वर्ड आपको प्राप्त हो गए हैं, जो यहां पे आप देख लेंगे तो अनुमान आपको लग जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको प्रश्नों और आंसर के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। और आज यही शिफ्ट देख लीजिए, जितने भी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए ना दादा, सब बताए हुए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न आया था कि रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। अभी मैंने आपको ये जिक्र कर दिया था कि भाई फरवरी 2023 के अंदर 13 राज्यों के राज्यपाल को एक साथ तबादला किया गया। तो ये क्वेश्चन जब आने लगेगा ना तो धूम मचाएगा, आते ही रहेंगे, तो अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो इससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल थे। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले जगदीप धनखड़ साहब किस राज्य के राज्यपाल थे, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा रमेश बैस अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो आपका किसका स्थान लिए हैं रमेश बैस साहब, तो ये लिए हैं भगत सिंह कोश्यारी का जगह। महाराष्ट्र में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं ये एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे हैं किस पार्टी से हैं, तो शिवसेना से ही हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहले उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल चेंज हुआ। वर्तमान में बीडी मिश्रा साहब थे। पहले बीडी मिश्रा साहब कहाँ के बन गए, तो लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन आ गए हैं, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आ गए हैं। पहले गंगा प्रसाद चौरसिया जी थे। झारखंड के सीपी राधा कृष्णन साहब बन गए हैं। पहले रमेश बैस थे। तो यही क्वेश्चन जो है आज पूछा गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ला अभी वर्तमान में आर्लेकर साहब जो छत्तीसगढ़ में चले गए, तो इनका तबादला छत्तीसगढ़ कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश में शिव प्रसाद शुक्ला जी आ गए। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिश्चंद्रन चले गए थे, ठीक है। राजेंद्र आर्लेकर जो है ये आपका चला गया बिहार में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। असम में गुलाब चंद कटेरिया ये जगदीश मुखी साहब का स्थान लिए हैं। आंध्र प्रदेश में जस्टिस एस अब्दुल नजीर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन का स्थान लिए हैं। तो इस प्रकार से ये सीट मैं आपको दे दूंगा, इसे जरूर ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ के जो अनसुईया उइके थे अभी मणिपुर के जो है राज्यपाल हैं वर्तमान में, ठीक है। इनके अलावा ये जो आपका है फरवरी 2023 में 13 राज्यों के राज्यपाल का अदला बदली एक साथ किया गया था। ये बात मैंने आपको बता ही दिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और ये राज्यपाल जो है किसी भी राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति का अनुभव या प्रयोग कौन करता है, तो सीएम करता है राज्य के अंदर, और केंद्र के अंदर कौन करते हैं, पीएम करते हैं। तो इसीलिए अगर जोर डाल के आपसे पूछे कि भाई केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति, और यहीं पे मैं लगा दूं कि भाई केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या वास्तविक मालिक कौन होता है, तो प्रधानमंत्री कहिएगा। उसी प्रकार से राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान या फिर जो पावर का यूज करता है, इस लफ्ज में आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो फिर सीएम कहिएगा। उसी प्रकार से गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहिएगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कह ले तो आप इल्तुतमिश कहिएगा, ठीक है। तो आंसर बदल जाता है वास्तविक लगते ही बहुत सारे चीजों का, है ना। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि भाई जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो भाई आदिनाथ है या ऋषभ देव है, जो प्रथम तीर्थंकर थे, है ना। ऋषभ देव या आदिनाथ, ये दोनों एक ही जन का नाम है जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म का। लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछ ले जैन धर्म का, तो आप भगवान महावीर का नाम लेंगे जो 24वां तीर्थंकर थे, ठीक है। तो इस प्रकार के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है और बनते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 2023 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन थे। भैया इसका पद्म अवार्ड भी देख लेना, है ना। तो भैया 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी, करंट अफेयर से आज से नहीं 5 महीने से पढ़ा रहा हूं। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और मैंने ये भी बताया था कि आप मेरे घर आओ मैं आपके घर जाऊंगा। तो अभी अभी मिस्र सरकार के द्वारा हमारे राजनेता को पुरस्कार भी
भी दिया गया है। साथ ही साथ ये जो आपका अतिथि सप्ताह मनाया गया था इस बार 2023 के अंदर, ये इंदौर में मनाया गया था और यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति आए थे, गुयाना। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब अगला बारी इसका भी है एग्जाम में आने का। इसके अलावा पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आए थे? तो डॉक्टर सुकर्णो जी आए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि किस गणतंत्र पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया इंडिया, है ना? तो भाई 2021 और 2022 ये 2 साल ऐसे रहे जिसमें कोई भी चीफ गेस्ट इंडिया नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो कोविड के कारण, कोरोना के कारण। ठीक है भैया। इसके अलावा जो पिछला यानी 2023 से पहले 2020 में आए थे, तो ये ब्राजील के राजनेता जायर बोलोनसारो जी आए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक फ्रेज यहाँ पे है ना, ईडियम है, हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट आपसे पूछा गया है, इसका मतलब होती है बहुत बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या को हॉर्नेट नेस्ट कहते हैं। हॉर्न्स ऑफ डिलेमा एक होता है, डिलेमा मतलब आप जानते ही हैं पजल होता है ना? तो उसी से बना लीजिएगा। रीडिल भी कह सकते हैं, रीडिल कह सकते हैं, पजल कह सकते हैं। ये सब क्या है भाई? तो ये जो है हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, दुविधा में होता है ना, असमंजस। इसके अलावा हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या होता है भाई? कोई विकल्प नहीं होना, कोई विकल्प नहीं होना। इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लीजिए आप मैथ में बहुत तेज हैं, आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत तेज हैं, आपने इंटर पास किया, आपका मन है कि हम मैथ ऑनर्स करें, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, आप आर्ट्स विषय ले लेते हो और जो है नौकरी की तैयारी करने लगते हो। आपके अंदर क्षमता थी, कर सकते थे, लेकिन चॉइस नहीं है आपके मन में कि भाई आपको जो है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके गांव में एक ही स्कूल है, दूसरा स्कूल 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अपने पास इतनी साधन नहीं है कि हम जा आ सके, तो अच्छे विद्यार्थी होने के बाद भी उसी स्कूल में आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज हॉब्सन्स चॉइस, कोई विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा जायद फसल किस फसल के बाद किया जाता है? सब दिन बताते आए जायद फसल। जायद फसल जो है रबी और खरीफ फसल के जो टाइम पीरियड रहती है, इसके बीच के जो गैप बच जाती है ना, जो खेत खाली रहती है, उसमें हम जायद फसल का जो है उत्पादन कर लेते हैं। ये भी बताया हूं कि जायद फसल कहां पे ज्यादा होता है? जहां पे नदियां वगैरह होती है ना, और उसके जो मैदान जब सूख जाते हैं किनारे, तो यहाँ पे जायद फसल काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी भी उस लायक से पाई जाती है, आधा बालू आधा चिकनी। ठीक है भैया। तो जायद फसल जो है ये आपका मार्च अप्रैल महीने में करा जाता है। जायद फसल के उदाहरण क्या है? तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, ककरी है, मूंग है, उड़द है। ये सब क्या है? जायद फसल के उदाहरण है। एक जायद खान हीरो भी है ना? इसके अलावा खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। यानी मानसून के आगमन पे धान की खेती आप लगा देते हो, दिस इज खरीफ फसल, है ना? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यही जो आधा अप्रैल और जून के शुरुआती सप्ताह तक का जो समय बचा, इसी टाइम पीरियड में जो है आपको जायद की फसल कर लिया जाता है। इसीलिए जायद की फसल कब होती है? तो मार्च अप्रैल में कहते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। अब रबी और खरीफ तो आप जानते ही हैं, जो बरसात के समय में होगा वो खरीफ, और जो कड़ाके के ठंडे में होगा वो रबी फसल होगा। जैसे मसूर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। इसके अलावा जो आपका नगदी फसल है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको यह बताया है कि नगदी फसल, भले मेरे पास 2 ही कट्ठा खेत है, लेकिन जो नगदी फसल अगर मैं इस खेत में बोता हूं या उपजाता हूं, तो मेरा पहला उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। मेरा पहला उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। अगर व्यापार की सुविधा नहीं है तो उस एरिया में नगदी फसल कम होती है। आप आंख झलका के जरा देख लीजिए चारों साइड। ठीक है, तो नगदी फसल क्या है भैया? फसल कॉफी है, गन्ना है, केला है, संतरा है, कपास है, ये सब नगदी फसल है। इसमें जो है अपने उपभोग की लालसा कम होती है, बिक्री करने की लालसा ज्यादा होती है। इसको डिफाइन कर सकते हैं आप देसी लैंग्वेज में, ऐसा फसल जिसे व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, नगदी फसल है। अगला, सार्वजनिक संपत्ति लोक धरोहरों की रक्षा करना। कल ही अच्छे से समझाए हैं भैया कि रेलवे का स्टेशन जाके उसको जो है जो कुर्सी रखी है उसे मत तोड़िए, स्कूल जाइए तो स्कूल के दीवार को मत खरोचिए, अस्पताल जाइए तो वहां के टॉयलेट यूज करके जो है इसको मत तोड़िए, है ना? कोई चीज वैसे मत फेंक दीजिए। तो ये सब जो सार्वजनिक संपत्ति है, ये लोक हित के जो संपत्ति है, इनकी रक्षा करना आर्टिकल 49 हमें सिखाता है, जो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। डीपीएसपी का 36 से 51 भाग
4, है ना। इसके अलावा कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से पधारे हैं हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल 44 सिविल नागरिक संहिता है जो भारतीय स्टेट गोवा में एनी टाइम एक्टिव रहता है। अनुच्छेद 39 से समान निःशुल्क एवं विधिक न्याय है। इनके अलावा ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 48 में पर्यावरण का संरक्षण है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव या पृथक्करण है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके 1976 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। इन्स एंड आउट्स आया है आपका, इसका मतलब क्या होता है भाई, एक एक विवरण, समस्त विवरण होता है, और इन्स एंड आउट पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है समस्त विवरण, ठीक है, ये होता है आपका इन्स एंड आउट्स। एक आपका बैग एंड बजेज होता है, गलती लिखा गया बैगेज भाई, बैग्स एंड बेजेज। तो बैग्स एंड बेजेज जो होता है इसका मतलब होता है सभी महत्वपूर्ण सामानों के साथ, बोरिया बिस्तारा के साथ। इसके अलावा आपका एक नील्स बोर ने परमाणु की मॉडल कब दिया था, या फिर नील्स बोर ने अपनी मॉडल कब प्रस्तुत की थी, तो ये आपका 1913 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी 1913 दिया गया था, यही राइट आंसर है। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार जीता गया था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि राइट के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम भारतीय हुए जो नोबेल जीते 1913 के अंदर ही गीतांजलि राइट के लिए, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेट से रिलेशन बढ़ती है भैया। इसके अलावा डाल्टन में परमाणु की खोज कब किए थे, 1803 में। डाल्टन के परमाणु खोज में क्या दोष निकल गई, तो इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, ये डिवाइडेबल नहीं है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई सारे माने 3 मौलिक कण की खोज हुई, और इनके एंटी कण की भी बाद में खोज हुई, जैसे आप न्यूट्रिनो पॉली ने खोजा है ना। ये सब जो आपका न्यूट्रिनो है ये पॉली ने खोजा है। तो ये सब जो इनके एंटी कण वगैरह इनके बाद की कण है। लेकिन अगर परमाणु के 3 बेसिक भौतिक कण आपसे कहे तो यही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसको मैंने अल्फा बीटा गामा से रिलेट कर दिया था। जो निगेटिव होता है वो बीटा होता है ना, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलती है। जो पॉजिटिव होती है अल्फा होती है, और जो गामा होती है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होती है, ध्यान रहे, ठीक है। इसके अलावा जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में करा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, तथा लाइव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में करा था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है ना। तो भैया इनके खोज कर किए थे, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के बसियत से, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जो नोबेल पुरस्कार है वो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन देता है, यही पूछता है जनरली, तो आपको बताना है स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। सेंट्रल बैंक मतलब जैसे भाई हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक क्या है, मतलब देश का बैंक क्या है, बैंकों का बैंक, या फिर भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा, आरबीआई। उसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी एक सेंट्रल बैंक है तो ऐसा नहीं कि यही बैंक का ब्रांच देता है भाई, नहीं। स्वीडन में अलग सेंट्रल बैंक है, जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो उनका राष्ट्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक है, इसी प्रकार से भैया। इसके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनके तैयार हुआ था। इसमें मात्र 63 ही तत्व थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। इसके अलावा 2011 में मृत्यु दर कितनी थी, 7.1% जो है अधोशोषित मृत्यु दर को जो है ज्ञात करा गया था 2011 के अंदर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1000 बच्चे पे कितनी जो है बच्चे का डेथ हो गया जो 5 वर्ष से कम है, इसे शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। 2011 में यह आंकड़ा 1000 पे 55 था। तो आप लगा लीजिए 1000 पे 100 होता तो 10% हो जाता, 1000 पे 55 है तो 5 से कुछ प्रतिशत जो है आपका जो 5 भी नहीं है, हाँ सही बात है, 5% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके अलावा देश की कुल साक्षरता, देश की कुल 5.5% हो गया। देश की कुल साक्षरता 74.04% है। 2011 में पुरुष साक्षरता जो है ये आपका 82.14% है, 82.14 है ना। महिला साक्षरता 65.46, लिंगानुपात 943, जनसंख्या डेंसिटी 382 है ना,
जनसंख्या 2 चरणों में करी गई 2011 में। 2011 में होने वाली जनसंख्या जो जनगणना जो है ये 15वीं जनगणना थी। पहली 1872 में हुई थी, लगातार 1881 से हो रहा है। पहला मेवों के समय हुआ था, लगातार वाला रिपन के समय से हो रहा है। आजादी के बाद प्रथम 1951 में हुआ, अंतिम 2011 में हुआ, आगामी 2021 में होने वाला है। 2021 के जगह हम 2024 में प्रवेश करने वाले हैं, अभी तक डाटा रिलीज नहीं हुआ है। इसके अलावा आजादी के बाद प्रथम जनगणना बता ही दी। आजादी के समय देश की घनत्व कितनी थी, तो 117, और लिटरेसी रेट कितनी थी, लगभग 12 से 18%। वर्तमान में सबसे अधिक घनत्व बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 में डिग्रिकल ग्रोथ 17.64 रहा। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है 1084, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी की है, ये बात भी ध्यान रखना है। और सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है इग्निमीनी, गलत है, इग्नोमोनी मीनी होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है। तो इग्निमोनी जो इस प्रकार से है, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी नहीं बोलते अरे ये बड़ा जो है ना ओछ आदमी है यार, ये बड़ा ओछ आदमी है, इस प्रकार से नहीं बोल देते हैं कि ये बड़ा ओछ है। जैसे आपने तीन दोस्त जो है, आपने चाय पीने गया, एक दोस्त ऐसा फिराक में रहता है कि चाय जो है धीरे धीरे खत्म करेगा, ये आप बीती बता रहा हूं भैया, है ना। एक दोस्त ऐसा होगा कि चाय एकदम धीरे धीरे खत्म करेगा, क्योंकि पहले पी लूंगा तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसकी जो है मन में क्या उठता है, बड़ा ओछ विचार का आदमी है, ठीक है। तो इसे इग्नोमी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा ई शक्ति पहले भी पूछा गया था। ई शक्ति नाबार्ड के द्वारा चलाया गया किससे संबंधित है, तो स्वयं सहायता समूह से। गांव घर में रहता है ना, जानकी स्वयं सहायता समूह, है ना, सीता स्वयं सहायता समूह। नुक्कड़ पे आप देखेंगे गांव घर में एक बोर्ड लगा रहता है, इस प्रकार के इस पे लिखा रहता है ना। तो समझ जाइए कि इस समूह में यहाँ पे जो है ये समूह चल रही है। इसमें महिला जो है पैसे वगैरह जमा करती है, बचत करती है भैया, है ना। स्वयं सहायता समूह, इसे गाँव घर में ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप। मेरी मम्मी खुद इसमें जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, स्वयं सहायता समूह को डिजिटलाइज करना, है ना। डिजिटलाइज होता है ना भाई, पारदर्शिता लाना। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे करा गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है, बंबई के अंदर है। और ये कृषि क्षेत्र में जो है वित्त मुहैया कराने वाला सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में अध्यक्ष केजी साहब जी है, जो चिंताला साहब का स्थान लिए थे। कार्लस मैग्नस को कौन हराया, एक भी करंट ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ाया भाई। तो आर प्रज्ञानंदा किस कप में हराया था, FTX क्रिप्टो कप में कार्लस मैग्नस को आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया था। आर प्रज्ञानंदा को 2022 वाला अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंदा, इन दोनों को मिला है आपको चेस के अंदर। इसके अलावा कार्लस मैग्नस कहाँ के हैं, तो नॉर्वे के हैं। इंपोर्टेंट आपके CGL में जो एग्जाम अभी लेटेस्ट में हुआ है, इसमें पूछा गया था कि कहाँ का है। और कार्लस मैग्नस विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब हैं। मैंड मास्टर इनके किताब का नाम है, मैंड मास्टर इनके किताब का नाम है, विश्वनाथ आनंद साहब की किताब। भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, है ना, सुब्बा राव विजय लक्ष्मी, एस सुब्बा लक्ष्मी है ना, विजय लक्ष्मी। इसके अलावा वर्तमान में 83वें ग्रैंड मास्टर चल रहे हैं, तो आदित्य एस सामंत जो है ये 83वें ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्ट्रेंजर का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है भाई, अननोन मतलब होता है, देखिए स्ट्रेंजर आपके लिए परिस्थिति भी हो सकती है, परिस्थिति भी स्ट्रेंजर होता है, कोई लोग स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई जगह आपके लिए स्ट्रेंजर हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। स्ट्रेंजर का मतलब अनभिज्ञ हो जाता, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, सीधे सीधे बात तो ये है ना। इनके अलावा टेट्टायम किस डांस का फॉर्म है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। इसमें ऑप्शन में भरतनाट्यम, कथकली, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है डांस थेयम, लेकिन बच्चे ने इसमें बताया है कि इसमें 3 इस प्रकार का था, कोट्टायम, कट्टायम, इस प्रकार से 3 थे। एक तो होता है जी आपका थेयम जो है ये केरल के मालाबार वाले इलाके में किया जाता है। तो जब केरल से संबंधित है और शास्त्रीय नृत्य को रिलेट कर रहा है तो कथकली में चला जाएगा, ये ना। इसके अलावा एक तो आपका होता है सादीर, एक होता है सादीर अट्टम, हो सकता है कि ये भी हो। सादीर अट्टम जो है ये आपका भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है, सादीर अट्टम, ठीक है। एक थय्यम हो गया, एक सादीर अट्टम हो गया, ये 2 मिले मुझे। बाद बाकी बताइएगा कि इसका ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल ऑप्शन क्या था, तो मैं इसको जो है जवाब दे पाऊंगा। इनके अलावा किसी वृत्त की सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या कहा जाता है, आपसे पूछ लिया है सबसे लॉन्गेस्ट कोड जीवा, तो उसे भाई व्यास कहते हैं, 2R होता है इसका,
है ना, 2r हो जाता है ना, 2 बार जो है रेडियस मतलब डायमीटर। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तत्व का यह सिंबल है? ऐसा इन्होंने बताया कि कुछ सिंबल था जो अल्फा जैसे दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा था कि इसके किसका सिंबल है। ऑप्शन में टंगस्टन, रीनियम, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड इस प्रकार का दिया गया था। अब सिंबल नहीं है, चूंकि डी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व हैं भाई। डी ब्लॉक आपको तो मालूम ही है, समूह 3 से लेके समूह 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। यहां पर जो नीला वाला आपको दर्शाया गया है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हो जाते हैं, ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हो जाते हैं। अब इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों में भी कुछ लेंथेनाइड श्रेणी के हैं, कुछ एक्टिनाइड श्रेणी के हैं, यानी जो आप परमाणु क्रमांक के लगातार बढ़ते हुए क्रम में पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है तो आप पढ़ेंगे कि अचानक जो है ये परमाणु क्रमांक यहां से गायब हो जाता है, क्योंकि कुछ कट के ये नीचे आ जाता है। जो नीचे आ जाता है इसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो साइन क्या था, है ना भैया, वो साइन क्या था, क्योंकि इन्होंने एक टंगस्टन लिखा है तो भाई टंगस्टन के तो सीधे सीधे सूत्र होते हैं W, है ना, ये भी बता रखे थे मैंने। इसके अलावा सबसे बड़ा ये है कि डी ब्लॉक में कोई एक चीज का साइन होगा या फिर सूत्र दिया होगा जो बच्चे को याद नहीं है, खाली W ही इन्होंने भेजा है। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड भी भेजा है, उससे वो क्वेश्चन वाला अगर सिंबल होता तो काम बन जाता। फिलहाल यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से कुछ जरूर ले लीजिए, क्योंकि आए हैं तो बिना प्रसाद लिए थोड़ी जाओगे। 7 आवर्त, 18 वर्ग, कौन किए? मोस्ले किए। कितने तत्व हैं? 118 तत्व है। कल हमने प्रैक्टिस सेट नहीं, कल नहीं परसों प्रैक्टिस सेट के दौरान जितने भी वैज्ञानिक के नाम पे तत्वों का नाम रखा गया है, जनरली 99 के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने उन सभी को बता दिया है, क्योंकि आने वाले समय में यहां से खतरनाक क्वेश्चन डालेगा एग्जामिनर, ठीक है, तो बता दिया था। 91 धातु है, 20 अधातु और 7 उपधातु है। इसके अलावा 7 18 बता ही दिए, परमाणु क्रमांक पे आधारित है ना। समूह 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। 1 और 2 में क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। अंतिम वाले में इनर्ट गैस यानी 18 में, 17 वाले में हीलियम और 16 वाले में इसे कैल्कन कहते हैं। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पीला वाला दिख रहा है 4 3 7, यही आपको उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है कुछ। इसके अलावा महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट से रक्षा किस आर्टिकल के थ्रू होता है? अब देखिए मुझे इसका ऑप्शन भी मिला है ना, 42, 43, 44, 45। अब मैं इस आर्टिकल को देखते हुए मैं तो 44 के साथ जाऊंगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या लगाए हैं। वैसे इसका आंसर 100% 44 ही होगा, क्योंकि 42 आर्टिकल में क्या है बताइए? काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति जो होता है ना, प्रेगनेंसी महिलाओं का, उसमें मदद करना। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, जो प्रोटेक्शन की बात है, और जो प्रसूति में कोई मदद करेगा ये सहायता की बात है, ठीक है। तो दोनों थोड़ी अलग अलग, थोड़ा विरोधाभास दर्शा रहा है, इसीलिए मैं 42 के साथ नहीं जाऊंगा। 43 जो हमारा आर्टिकल है ये भी नहीं होगा इसका, है ना, क्योंकि 43 में कहता है कि भाई जीवन जो है, जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर से जो है ये संबंधित है, सभी आदमी के लिए, सभी कर्मकारों के लिए इस प्रकार से जो है अवसर प्रदान करता है। तो मैं 43 के साथ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो 42 बता दिया, 43 बता दिया। अब रहा 44 और 45। 45 में मैंने बताया है कि संविधान के अंदर शिक्षा का जिक्र 3 जगह है। एक तो आर्टिकल 21 के ए में है, एक आर्टिकल 51 के ए के 11 में है, और एक आपका 45 में है। तो ये बालकों के शिक्षा से संबंधित है जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, है ना। तो भाई ये भी नहीं जाएंगे, तो एक ही बच जाता है 44। तो मैं ऑप्शन छांटन विधि से जो है यहां तक पहुंच रहा हूं। आपको भी ऐसे आना चाहिए एग्जाम में कि भाई कोई क्वेश्चन अगर जटिल अंदर से पूछ दिया तो मुझे जो है ऑप्शन छांटन विधि आना चाहिए, ठीक है। तो 44 होगा, है ना। इसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन उठा दे और फंडामेंटल राइट का आर्टिकल दिया हो तो बहुत हद तक आर्टिकल 15 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इनके अलावा आपको इम्पीसिबल का एंटोनिम पूछा है। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परफेक्ट होता है, मतलब जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, फ्लोलेस कह सकते हो, फ्लोलेस कह सकते हो इसको।
कोई भी त्रुटि ना हो। ठीक है, तो इसका उल्टा हमें पूछा है तो त्रुटि वाला देना है तो इम्परफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फ्लोलेस हो गया तो फ्लोलेस तो हो गया त्रुटिहीन भैया। तो यही दोनों जो है इनका साइन हो, और भी सॉरी एंटो और कई सारे हो सकते हैं जिसमें त्रुटि वाला शब्द आता हो, है ना। मैंने नोट प्रॉपर, जो प्रॉपर इम्प्रॉपर हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो भी आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।